तो स्टूडेंट आपको 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है। ऐसे में आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 3 मार्च को जाएंगे बायोलॉजी का पेपर देने, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th बायोलॉजी के टॉप 6 यानी कि 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं और 5 नंबर में भी ये पूछे जाते हैं। यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, 3 नंबर वाले भी बताऊंगा और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार बायोलॉजी में 70 का। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और गारंटी है जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले गए भैया तो आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये वाला पढ़ेंगे जो हमारे 2016, 17, 18 में आ चुका है, तो 25 में आएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है तो इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया, 2022 तक आ चुका है तो 25 में भी आएगा। चौथा क्वेश्चन भी 2023 तक आया है तो 25 में ये भी आएगा, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने वाला हूं। और लास्ट क्वेश्चन तो काफी ज्यादा खास है, आप लोग खुद ही देख लो। तो इन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिख रखा है, देखो क्या है। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्यों को होने वाले 2 लाभ बताइए। यानी कि बायोगैस के घटक गैसों के नाम क्या हैं और इससे मनुष्यों को होने वाले 2 लाभ कौन कौन से। भैया 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं, तो टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो देखो बायोगैस क्या है, ध्यान से समझ लो। बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है इसका मिश्रण है। मतलब बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। ये जो है सूक्ष्मजीवी सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। तो ये बायोगैस पर एक टिप्पणी है, और इसके घटक गैस जो है वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। बस इतना सा लिख दोगे, एग्जामिनर आपको ऐसे बोल देगा बेटा ले 2 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में, ये 5 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं। देखो, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़क नाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। ये किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आ चुका है, बीच में नहीं आया है तो 25 में भी आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम सूक्ष्मजीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के रूप में हमें जानना है। पहले थोड़ा जैव नियंत्रण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो जैव नियंत्रण क्या है, एक हेडिंग डाल के इसको लिख देना। देखो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। मतलब पादप रोगों, जो पौधों में रोग पाए जाते हैं, उन रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रासायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। मतलब आधुनिक समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित करते हैं।
ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। और जो ये रसायन होते हैं ना, ये हम मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही विषैले और हार्मफुल होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। आगे देखो, विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं और ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। बस इतना आपको लिखना है मेरे भाई इस टॉपिक में, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज हमारा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, तो इसको जान लेते हैं मेरे भाई। देखो, जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। मतलब जैव उर्वरक जो होते हैं, इसका मुख्य घटक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, कवक एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम जीवाणु के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। मतलब जो लेग्यूमिनस पादप होते, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का जो निर्माण है वो राइजोबियम जीवाणु के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब ये जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम हो गया, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं। मतलब कुछ और भी जीवाणु हैं जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर, ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। आगे देखो, कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। मतलब जो फंगाई होते हैं, जो कवक होते हैं ना, ये कई पौधों के साथ, कई पादपों के साथ सहजीवी संबंध को स्थापित करते हैं और इस संबंध को माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमस जीनस के बहुत से कवक सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं और ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य हैं जो माइकोराइजा को बनाते हैं। इस संबंध में कवकीय सहजीवी मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण कर पादपों को प्रदान करते हैं और पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। देखो, ऐसे आपको एक टिप्पणी लिख देना, कोई जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं एज इट इज आप जाकर छाप दो, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको लिखना है कुछ ना कुछ ब्लू पेन से। साइनोबैक्टीरिया स्वापोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक आदि। ये सब जो है ना, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं ताकि उसकी उर्वरता बढ़े और फसल अच्छे उत्पन्न हो। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं और धान की खेती है तो धान के खेत में जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो महत्वपूर्ण जैव उर्वरकों की भूमिका निभाते हैं। अब देखो, पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो, जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैक्टीरिया बैसिलस थूरियनजिएंसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। ये लाइन बहुत स्पेशल है कि जो बैक्टीरिया बैसिलस थूरियनजिएंसिस है ना, इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बैसिलस थूरियनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। मतलब बीटी कॉटन जो है ये एक उदाहरण है इसका, जिसको हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स आदि बीटी कॉटन को क्षति नहीं पहुंचा पाते। यानी कि जो बीटी कॉटन है ना, जिसको उगाया जाता है, इसको ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स ये सब क्षति यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। मतलब जो ट्राइकोडर्मा है इसका यूज पौधों के रोगों के उपचार में करते हैं। ये बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रक कारक है, ठीक है। आगे देखो, बैक्यूलोवायरसिस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं, आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयोग किए जाते हैं वे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं।
ये विषाणु प्रजाति विशेष सकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम मानी जाती है। बस ऐसे थोड़ा सा आपको लिखना है। देखो मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ चीजों को, क्योंकि इसको समझाना, यानी कि इसको ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन है मैं फॉर्मूला बता दूंगा आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, ये वो नहीं है भैया। इसको पढ़ना होगा, कुछ चीजों को समझना होगा और वहीं जाकर उठाकर आपको लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, तो इसको हम बताएंगे आपको कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव के महत्व कौन कौन से हैं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22 में आ चुका है भैया, तो 25 में भी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो घरेलू उत्पाद है उसमें सूक्ष्म जीव कैसी भूमिका निभाते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, सूक्ष्म जीव का मतलब जो माइक्रो होते हैं, ठीक है। देखो हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। देखो भैया दूध से दही का जो उत्पादन होता है ना, ये भी सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करके और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब क्या है, सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस जो है ना, जिसमें सामान्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, ये दूध में वृद्धि करते हैं और उसको दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो दूध से दही का बनना जो है ना, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे देखो, इसके अतिरिक्त डोसा, इडली, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डोसा खाते हैं लोग, इडली खाते हैं, इडली डोसा ब्रेड जो खाते हैं ना, इन सबको बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है, जो दाल चावल के आटे व मैदा को स्पंजित कर देते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डोसा, इडली, इन सब के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो डोसा व इडली, इसमें कैसे सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। देखो दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, इसमें ल्यूकोनोस्टॉक व स्ट्रेप्टोकोकस पीकेलिस जीवाणुओं के मिश्रण द्वारा किण्वित होता है। मतलब जो आप लोग इडली डोसा खाते हैं ना, तो इसमें ल्यूकोनोस्टॉक व स्ट्रेप्टोकोकस पीकेलिस जीवाणु के मिश्रण द्वारा ये किण्वित होता है, किण्वन कराया जाता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। बस इतना। दूसरा ब्रेड की बात किया जाए तो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे के को गूंथा जाता है। मतलब गेहूं के आटे को गूंथा जाता है ब्रेड बनाने के लिए। इसमें किण्वन के लिए बेकर ईस्ट, सैकेरोमाइसिस, सैरी विसेई को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। मतलब इसमें बेकर जो ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस, सैरी विसेई, इसको मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। इससे आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है, तभी ब्रेड बनता है। बेकर ईस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। मतलब इसके किण्वन के लिए एक जाइमेज एंजाइम यूजफुल होता है। इसके अतिरिक्त माल्टेज व एमाइलेज एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इस आटे को बेक करके कोमल व स्पंजी ब्रेड तैयार किया जाता है। बस इतना हो गया। ये सब हमारे घरेलू उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व है। तो घरेलू उत्पादन में तो समझ गए। अब औद्योगिक एवं औषधीय उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का कैसा महत्व है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब औद्योगिक एवं औषधीय उत्पादन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट जैसे सैकेरोमाइसिस, सैरी विसेई का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन वाइन आपने सुना होगा, लोग पीते हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता रहा है। मतलब जो सैकेरोमाइसिस, सैरी विसेई है ना, ये जो है इसका उपयोग वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता है। ये सब भाई शराब है, ठीक है। आगे देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों का भी उत्पादन होता है। सूक्ष्म जीव के द्वारा एंटीबायोटिक्स का भी उत्पादन होता है। एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से किया जाता है। देखो भैया, पेनिसिलिन आपने सुना होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन का जो उत्पादन है, उसका प्रोडक्शन पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती है। ए है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बी है सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।
कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ विशेष प्रकार के रसायन है जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ देखो, उदाहरण एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई तथा एथेनॉल का उत्पादन सैकेरोमाइसिस सेरिविसेई नामक सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। मतलब ये चीजें समझो, लाइनों को समझो, यही लाइंस आप जाकर उठाकर लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई तथा एथेनॉल का उत्पादन सैकेरोमाइसिस सेरिविसेई नामक सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है। बस हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया भाई, 5 नंबर या 3 नंबर में ये आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है ये मेनली 3 नंबर में आता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन करो। मतलब प्लाज्मिड्स क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी स्पेशल है। प्लाज्मिड्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर का बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, तो प्लाज्मिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, आप लोग कहेंगे सर ये तो पीछे के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर के क्वेश्चन तो देखो उसको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारी सीरीज लगातार चल रही है तो उसको मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। चौथा देखो, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन करो। 2015, 17, 18, 20, 22, 23 में ये आ चुके हैं। तो प्लाज्मिड से एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ध्यान से समझो क्या लिखना है। थोड़ा सेटलमेंट कर लें, देखो ध्यान से। प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मतलब ये जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। यह एक दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्र काभ के बाहर स्थित होता है। मतलब जो प्लाज्मिड होता है ना, ये एक दोहरे स्ट्रैंड वाला एक डीएनए अणु होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो केंद्र काभ के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड्स की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड में केवल कुछ ही जीन होते हैं। मतलब जो जीवाणु प्लाज्मिड होते हैं इसमें कुछ ही जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। इन जीनों की जीवाणु कोशिका की अन्य जैव प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें उपस्थित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं, ठीक है। स्वनियंत्रित प्रतिकृति गुण होने के कारण निम्न 2 प्रकार के प्लाज्मिड्स ज्ञात हैं। सबसे पहला एकल प्रतिलिप प्लाज्मिड्स, ये क्या होते हैं ध्यान से समझो। ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृत करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं। मतलब प्लाज्मिड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकल प्रतिलिप प्लाज्मिड्स, ठीक है, यानी कि ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृत करके केवल एक ही प्रतिलिपि, एक ही कॉपी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स। बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स, ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृत करके एक से अधिक प्रतिलिपियां बनाते हैं। मतलब एक से अधिक कॉपी ये बनाते हैं। इस प्रकार की एक जीवाणु कोशिका में परिणाम स्वरूप 10 से 12 प्लाज्मिड्स पाए जा सकते हैं। कभी कभी इनकी संख्या 1000 तक भी हो सकती है, 1000 तक, ठीक है। आगे देखो, ऐसे प्लाज्मिड्स का उपयोग क्लोनिंग साधन के रूप में भी किया जाता है। मतलब जो ऐसे इस प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं ना, इनका उपयोग क्लोनिंग साधन के लिए भी करते हैं। देखो थोड़ा टिप्पणी लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में आएगा तो अच्छे से। प्लाज्मिड की एक विशेषता है, इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता को बनाए रहता है। मतलब इसकी एक विशेषता है कि जो इसका डीएनए है ना, प्लाज्मिड की एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने को क्षमता बनाए रखता है। ऐसे प्लाज्मिड्स ही वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड PBR 322 था, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। यानी कि सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया जो वेक्टर प्लाज्मिड है वो PBR 322 है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। दूसरी ओर प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। इन्हें सहज ही यहां से पृथक किया जा सकता है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं भाई। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बाय द वे, ये 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में आते हैं। 2 नंबर में खास कर ये पूछा जाता है कि पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं। उदाहरण भी दीजिए, मतलब पारजीनी जंतु क्या होते हैं।
आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये तो शायद मैं आपको पहले भी बता चुका था और आप आज फिर से मैं बताने वाला हूँ। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में ये आ चुका है। तो पारजीनी जंतु एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ध्यान से देखो। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में क्या करते हैं? परिचालन विधि द्वारा, यानी कि परिचालन विधि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक तकनीक है परिचालन विधि, उसी के द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, एक अतिरिक्त जीन उसमें व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। उसमें जीन तो व्यवस्थित कर दिया जाएगा एक अतिरिक्त, लेकिन वो अपना लक्षण भी वहां पे व्यक्त करेगा। ऐसे जंतुओं को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। बस हो गया। उदाहरण देख लो, जैसे डॉली नामक भेड़, ये पारजीनी जंतु है। मतलब इसके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया गया और इसने अपना लक्षण भी व्यक्त किया। ठीक है। जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मतलब जापान में एक नोटो एवं कागा नामक गायें हैं, इनको भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा इनके अंदर जीन व्यवस्थित करके इनको पारजीनी जंतु बना दिया गया। मीरा नामक बकरी, ये सब जो हैं पारजीनी जंतु के उदाहरण हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन और है कि पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मतलब पारजीनी जंतुओं को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो मैंने बताया था ना कि डीएनए में परिचालन विधि, ये परिचालन विधि जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही है। तो पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। बस हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और रहेगा, देखो खास जो स्पेशल क्वेश्चन थे वही मैं लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बायोपायरेसी किसे कहते हैं? क्वेश्चन खास है, बायोपायरेसी क्या होता है? तो इसका भी एक डेफिनेशन आपको समझना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है हमें। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में ये आ चुका है। और बायोपायरेसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो बहुत बड़ा हमें लिखना भी नहीं है, किसी भी नंबर में आए, हमें सिर्फ यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक है। देखो क्या है बायोपायरेसी, समझ लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यही लाइन आपको बिल्कुल से याद करके रखना है, मतलब यही लाइन आप याद करके रखिएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों, किसी दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र, किसी देश के या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब किसी राष्ट्र के या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग अगर हो रहा है तो इसी को हम बोलेंगे बायोपायरेसी। उदाहरण देखो, भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब भारत में उपचार के लिए एक प्रचलित हल्दी का पेटेंट है जिसको अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। अमेरिकी कंपनी ने तो लिया है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र, हमारे देश और हमारे देश में रहने वाले लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के वो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम बायोपायरेसी बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, 6 नंबर टॉपिक। समझ में आया? तो इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैंने बताया था, देखो भैया, हम अब इसके बाद में जो 2-3 चैप्टर बचे हैं उसके भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन फ्री रहना। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया। एक तो बायोगैस के बारे में बताया, क्वेश्चन बहुत स्पेशल था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में डायरेक्टली आता है, तो इसको मैंने डीपली बताया क्योंकि 5 नंबर का आता है तो आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होगा। तीसरा ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर दोनों में आता है, ये मैंने बता दिया। चौथा क्वेश्चन प्लाज्मिड्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बताया। फिर पारजीनी जंतु बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब जो जो क्वेश्चन रिपीटेड है वही मैंने बताया। बायोपायरेसी मैंने बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। तो आज मैंने आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बता दिया। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, लेकिन इन 6 क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।